वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र। हम लोगों को इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण किसी पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एनी पॉइंट, किसी बिंदु पर हम लोगों को इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इंटेंसिटी ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, जैसे अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इंटेंसिटी हमने निकाला था एक्सियल पोजीशन में, अक्षीय स्थिति में निकाला था। दूसरी कंडीशन भी हम लोगों ने देखा था जिसमें निरक्षीय स्थिति में हम लोग क्या करते थे, ब्रॉड साइड कंडीशन में भी हमने इंटेंसिटी निकाला था। इस बार की जो कंडीशन है इसमें हम किसी दोनों पॉइंट से हटकर, एक्सियल और निरक्षीय से हटकर किसी अन्य पोजीशन पर किसी अन्य पॉइंट पर हम लोग इंटेंसिटी ज्ञात करना चाहते हैं। किसका? इलेक्ट्रिक डाइपोल का, वैद्युत द्विध्रुव का। तो सबसे पहले हम लोगों को जो बातें लिखना होती हैं, इस डेरिवेशन को करने से पहले, इसकी इंटेंसिटी निकालने से पहले हम लोग बताते हैं कि हमारा एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जो कि -q + q चार्जेस से मिलकर बना हुआ है, और इन चार्जेस के जो बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है हमारा 2l या 2a है। ठीक है ना। तो हम लोग बोलेंगे कंसिडर इलेक्ट्रिक डाइपोल मेड अप ऑफ चार्जेस -q एंड +q सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस 2l या 2a। ओके, वी हैव टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी निकालना है P पॉइंट पर। तो ये सारी बातों को तो हम नोट करेंगे, लिखेंगे, और आगे जो हम इसमें करेंगे तो देखते हैं अपन। हम लोगों ने इस तरह से बनाया -q और ये हमारा +q चार्ज है। जैसा हमने बोला कि वो इलेक्ट्रिक डाइपोल है जो कि हमारा -q और +q चार्जेस से मिलकर बना हुआ है, ऐसा हमने कंसिडर किया है। ठीक, इसको नाम दे दिया हम लोगों ने AB, इसके सेंटर पॉइंट को नाम दे दिया हमने O। इसके सेंटर पॉइंट O से R डिस्टेंस पर पॉइंट हमने P लिया। ये मान लीजिए वो P पॉइंट है जहाँ पर हम लोग क्या करना चाहते हैं, इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं। इस P पॉइंट पर हम इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं। इसका डिस्टेंस कितना है? R है। इस P का डिस्टेंस कितना है? R है। और ये एंगल जो बन रहा है यहाँ से थीटा एंगल बन रहा है। तो इस तरह से यदि इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिए जाएं तो कोऑर्डिनेट्स क्या हो सकते हैं? R, थीटा। तो ये सारी बातें हम लोग ध्यान रखेंगे। कुछ बातें जो हमने लिखने को बोला है वो आप लोग लिखोगे कि हमारा हमने कंसीडर किया है कि -q + q चार्जेस से मिलकर बना हुआ हमारा डाइपोल जो कि 2a डिस्टेंस पर इसके चार्जेस मौजूद हैं, और इसके सेंटर पॉइंट O से R डिस्टेंस पर पॉइंट P है जहाँ पर हम लोग क्या करना चाहते हैं, इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं। अब हम लोग बात करेंगे इसमें कि ये जो हमारा डाइपोल है इसका हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो होता है, द्विध्रुव आघूर्ण होता है, वो कितना होगा। ठीक है ना। तो इस AB द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल का, द्विध्रुव का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, यानी कि हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कितना होगा। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होगा हमारा कितना, P = Q × 2a। ये बात हम लोगों ने पढ़ा है कि P क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है। Q क्या होता है, हमारा एक चार्ज का मैग्नीट्यूड होता है, 2a डिस्टेंस होता है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ये क्या है, हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कितना होगा, P = Q × 2a। हम लोगों ने ये बात भी पढ़ी थी कि जो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है इसकी डायरेक्शन क्या होता है, इसकी डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर होती है। इसका मतलब है इसकी जो डायरेक्शन हमें मिलेगी डाइपोल मोमेंट की वो कैसे मिलेगी, B2a यानी BA के अलोंग BA या BA के अनुदिश। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर BA के अनुदिश अलोंग BA। तो जो बातें हम लोग यहाँ पर बता रहे हैं इसके बारे में सारी बातों को हमें लिखना होगा। ठीक, तो इस तरह से आपने डाइपोल का बोला कि डाइपोल मोमेंट कितना होगा, P = Q × 2a। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट
कि भाई इस जो डाइपोल मोमेंट है, यदि इसको हम दो कंपोनेंट में, इसको दो घटकों में वियोजित करेंगे तो इसके कंपोनेंट क्या क्या मिलेंगे। तो देखिएगा, आपका जो डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन मिल रहा है वो इस डायरेक्शन में मिल रहा है P। इसको यदि कंपोनेंट के रूप में आप डिवाइड करते हो तो एक कंपोनेंट जस्ट ये वाला मिलेगा और दूसरा कंपोनेंट जस्ट इसके परपेंडिकुलर रूप में, यानी इस तरह से मिलेगा। ठीक, यदि इस P को, ये जो डाइपोल मोमेंट है, इसको जो हमारा द्विध्रुव आघूर्ण है, इसको यदि कंपोनेंट के रूप में वियोजित करते हो, बांटते हो, घटकों में वियोजित करते हो, तो एक कंपोनेंट आपका ये प्राप्त होगा और एक कंपोनेंट आपका ये प्राप्त होगा। तो इस कंपोनेंट को नाम दे सकते हैं हम लोग क्या, क्योंकि एंगल ये क्या बन रहा है हमारा, थीटा बन रहा है और ये P है हमारा। तो इस कंडीशन में हमारा ये वाला जो कंपोनेंट होगा P cos थीटा। ये बात हम लोगों ने 11th क्लास में देखा है कि जिस तरफ एंगल प्राप्त होता था वो वाला कंपोनेंट हमारा P cos थीटा के रूप में होता है। दूसरा वाला हमारा ये वाला कंपोनेंट किस रूप में प्राप्त होगा हमारा, P sin थीटा के रूप में। तो इसको हम मेंशन कर देते हैं P sin थीटा के रूप में। अब हम लोग बात करते हैं कि पहले तो हम ये लिख देते हैं, इसको भी मेंशन कर देते हैं कि हम लोगों को क्या मिला, एक तो P cos थीटा मिला, P cos थीटा कंपोनेंट मिला। ठीक, P cos थीटा की डायरेक्शन क्या है हमारा, एलोंग OP की दिशा में मिला। ठीक है ना, तो ऐसा लिख देते हैं OP के अनुदिश। इस P cos थीटा की डायरेक्शन क्या है, O से P की ओर। सेम इसी प्रकार जो दूसरा कंपोनेंट है, आपने इसको P को क्या किया, घटकों में वियोजित किया है, ये ध्यान रखिएगा। इसको भी लिखेंगे हम लोग कि इस P को हमने क्या किया, कंपोनेंट्स के रूप में बांटा। तो एक कंपोनेंट हमें क्या प्राप्त हुआ, P cos थीटा, वो कहाँ प्राप्त हुआ, OP के एलोंग OP मिला। और दूसरा हमें कहाँ मिलेगा, P sin थीटा जो मिला, P sin थीटा, वो जस्ट आप देखोगे OP के परपेंडिकुलर मिला। तो हम लिखते हैं, ऐसा लिख देते हैं OP के परपेंडिकुलर, लंबवत। तो इस तरह से हमने कंपोनेंट्स को लिख दिया कि हमें कंपोनेंट्स जो मिल रहे हैं P sin थीटा OP के परपेंडिकुलर। अब देखिएगा, अब इसमें हम बात करेंगे कि P cos थीटा के सापेक्ष के रिस्पेक्ट में P पॉइंट पर हमारा इंटेंसिटी कितना होगा, तीव्रता कितना होगा। फिर से सुनिएगा, P cos थीटा के रिस्पेक्ट में, P cos थीटा के रिस्पेक्ट में पॉइंट P का इंटेंसिटी कितना होगा। अगर आप P cos थीटा के रिस्पेक्ट में इसके सापेक्ष बात करते हो P पॉइंट की, तो ये P पॉइंट कैसा हो जाएगा, एक्सियल स्थिति में। आप देख रहे हो P cos थीटा किस डायरेक्शन में, इधर। P पॉइंट कहाँ है, इधर, दोनों एक ही डायरेक्शन में, यानी एक्सियल पोजीशन में आ जाएगा P पॉइंट। तो आप देखिएगा, P की बात करें, बिंदु, अब ये बात लिख देते हैं हम लोग, बिंदु P, घटक P cos थीटा के सापेक्ष बिंदु P cos थीटा के रिस्पेक्ट में एक्सियल पोजीशन में होगा, अक्षीय स्थिति में होगा, अक्षीय स्थिति में है। ठीक, यदि इस पॉइंट P की बात करें तो पॉइंट P जो है हमारा P cos थीटा के रिस्पेक्ट में यदि बात करते हो तो वो एक्सियल पोजीशन में, और यदि एक्सियल पोजीशन में तो इंटेंसिटी कितना हो जाएगा, यदि इंटेंसिटी को हम E1 से मार्क करें तो इंटेंसिटी हो जाएगा 1/4πε0। एक्सियल पोजीशन में इंटेंसिटी होती है 2p/r की होती है। ये इंटेंसिटी का फार्मूला था हमारा एक्सियल पोजीशन में। पर इस डायरेक्शन में आप लोगों को मालूम है जो P का कंपोनेंट कितना है, P cos थीटा, इसलिए आप यहाँ क्या लिखोगे, P cos थीटा लिखोगे। ये बात ध्यान रखना है, जब आप यहाँ इंटेंसिटी निकालोगे तो यहाँ पर जो कंपोनेंट प्राप्त हो रहा है P का, वो कितना प्राप्त हो रहा है, P cos थीटा के रूप में हो रहा है। तो आप लिख दोगे क्या, P cos थीटा। सेम इसी प्रकार आप बिंदु P, घटक P sin थीटा के सापेक्ष निरक्षीय स्थिति में है, निरक्षीय स्थिति में है, यानी ब्रॉड साइड स्थिति में है। यदि आप बात करोगे P sin थीटा की तो पॉइंट P कैसा हो जाएगा, ब्रॉड साइड स्थिति में हो जाएगा। जस्ट इस तरह की स्थिति मिल रही है।
तो निरक्षीय ब्रॉड साइड स्थिति है। ब्रॉड साइड स्थिति में फार्मूला आप लोगों को मालूम है इंटेंसिटी का क्या होता है, E2 1/4πε0 P/RQ। यहाँ पे एक्सियल में 2 आता है और ब्रॉड साइड में हमारा केवल P आता है। क्योंकि यहाँ पे P का कंपोनेंट कितना है, P sin थीटा, तो हम यहाँ P sin थीटा मार्क करेंगे। अब हमें एक बात और ध्यान देना है, हम लोगों ने जो पढ़ा था इंटेंसिटी जब आप एक्सियल स्थिति में निकालते हो तो वो कैसी मिलती थी, एक्सियल स्थिति में जो इंटेंसिटी मिलती थी वो एक्सियल के डायरेक्शन में मिलती थी। मतलब अगर आप P पॉइंट पर इंटेंसिटी की डायरेक्शन निकालोगे तो इंटेंसिटी का डायरेक्शन यानी E1 की बात कर रहे हैं अभी, E1 की डायरेक्शन कहाँ मिलेगी, इसी डायरेक्शन में। ऐसा हम लोगों ने इस तरह की बात को पढ़ा था। सेम इसी प्रकार जब आप ये P sin थीटा के रिस्पेक्ट में बात करते हो, इंटेंसिटी E2 के लिए बात करते हो, उस कंडीशन में हम लोगों ने देखा था इंटेंसिटी की डायरेक्शन जस्ट इसके पैरेलल मिलती है, इसके ठीक पैरेलल मिलती है हमें। और एक तरह से वो जो मिलती है कहाँ, जो ये कंपोनेंट है हमारा P sin थीटा, इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में मिलती है। तो देखा जाए E2 का जो डायरेक्शन मिलने वाला होगा हमारा कहाँ, जस्ट इस डायरेक्शन में होगा और इसके ठीक पैरेलल होगा। ठीक, हमारा इस कंपोनेंट P sin थीटा के जस्ट पैरेलल होगा और दूसरा अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो इस तरह से हमें P पॉइंट पर जो इंटेंसिटी मिला, एक E1 मिला और ये E2 मिला, दोनों आपस में कैसे मिल रहे हैं, परपेंडिकुलर रूप में हमें प्राप्त हो रहे हैं। तो इन दोनों का हमें क्या करना पड़ेगा, रिजल्टेंट निकालना होगा। तो E1 और E2 का हम रिजल्टेंट निकालते हैं तो हमें रिजल्टेंट क्या मिलने वाला है इस बार, E = √E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। अब ये E1 और E2 का वैल्यू को हम रखते हैं तो क्या प्राप्त होगा, देखिएगा, E = √1/4πε0 2P cos थीटा अपान RQ स्क्वायर प्लस 1/4πε0 P sin थीटा अपान RQ, और सबके ऊपर स्क्वायर है। हम लोग देख सकते हैं इस स्थिति में E1 और E2 का वैल्यू को रख दिया हम लोगों ने और कुछ इस तरह से स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। अब हम लोग एक काम ये कर सकते हैं कि इनको हम क्या करें, कुछ कॉमन आ सकता है उनको कॉमन ले लेते हैं और स्क्वायर से बाहर निकाल सकते हैं। जैसे कि 1/4πε0 स्क्वायर इसके ऊपर भी आएगा, इसको रूट के बाहर निकाला जा सकता है, तो इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। जो भी कॉमन आ रहा है हम उनको बाहर निकाल लेते हैं। तो बाहर क्या क्या आ सकता है, तो आप लोग देखेंगे P के ऊपर स्क्वायर लग जाएगा, उसको हम बाहर कर सकते हैं। तो देखिएगा, तो हमने बाहर करते हैं किसको, एक तो 1/4πε0 को कर देते हैं बाहर, 1/4πε0 को बाहर कर दिया, P को बाहर कर सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये स्क्वायर लगा हुआ है। स्क्वायर से जब बाहर करेंगे कॉमन लेकर इनको तो स्क्वायर हट जाएगा, P अकेला बचेगा। RQ भी दोनों जगह आ रहा है, RQ को भी हम लोग बाहर ले सकते हैं, तो आ गया RQ। ठीक, तो रूट के अंदर जो बचेगा हमारा वो फिगर होगा यहां बचेगा हमारा, एक तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा हमारा 4 cos स्क्वायर थीटा। P को तो बाहर निकाल लिया आपने, तो क्या बचा 2 का स्क्वायर 4 हो गया, cos थीटा का स्क्वायर होगा तो cos स्क्वायर थीटा। यहाँ क्या बचा, केवल साइन थीटा, बाकी तो सब बाहर आ गया, तो आ गया आपका साइन स्क्वायर थीटा। तो इसको अब हम आगे यहाँ सॉल्व करते हैं तो देखिएगा क्या आएगा, E 1/4πε0 4πε0 P/RQ। यदि इसको हम लोग एक काम करते हैं 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा लिख देते हैं, थोड़ा सा इसको और तोड़कर लिख देते हैं तो हमारा फार्मूला बन जाएगा किसका, तो इस तरह से लिख दिया 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस
साइन स्क्वायर थीटा। केवल इसको ये 4 था तो इसको हमने 3 कॉस का थीटा प्लस कॉस का थीटा लिख दिया, तो इस तरह से लिख दिया। ये हमारा एक फार्मूला बन जाएगा किसका, इसका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस का थीटा का वैल्यू क्या होता है 1, तो हम लोग यहाँ रख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P अपान RQ 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो इस तरह से हमारा इंटेंसिटी का जो फार्मूला है वो निकल कर क्या आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P अपान RQ √3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 आएगा। अब हम लोग यदि जैसे अभी हम लोग इंटेंसिटी निकाल दिया है, अब हम लोगों का ये इंटेंसिटी का डायरेक्शन हम लोगों को मालूम है कुछ इस तरह से निकल कर आएगा। E1 और E2 का जो इंटेंसिटी का डायरेक्शन हमें कुछ इस तरह से मिलेगा, ऐसा हमने 11th क्लास में देखा है। और साथ में ये देखा कि मान लीजिए अगर ये एंगल कितना बना रहा है, जो इसका रिजल्टेंट है E1 के साथ यदि अल्फ़ा एंगल बना रहा है, ठीक, यदि E1 के साथ ये जो E है इनका रिजल्टेंट है, यदि वो एंगल कितना बना रहा है, ठीक, अल्फ़ा एंगल बना रहा है, मतलब ये स्थिति लिया है हमने। E1 और यहाँ हमारा क्या है E2 और ये एंगल कितना बना रहा है E। इस तरह की कंडीशन को लिया हम लोगों ने, तो इसकी डायरेक्शन भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो इसकी डायरेक्शन क्या निकल कर आएगी, देखिएगा tan अल्फ़ा परपेंडिकुलर, यानी हमारा E2 अपान E1। इसके अनुसार यदि हम लोग tan अल्फ़ा निकालेंगे, इस रिजल्टेंट की डायरेक्शन निकालेंगे, तो क्या निकल कर आएगा E2 अपान E1 के रूप में निकल कर आएगा। तो एक काम कर सकते हैं, E2 और E1 का जो वैल्यू था वो हम रख दें, यदि तो रखते हैं उसको, तो इसको हम यहाँ सॉल्व कर देते हैं ना, यहाँ लिख देते हैं डायरेक्ट tan अल्फ़ा। E2 का वैल्यू क्या था हमारा, ये था, तो लिख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P साइन थीटा अपान RQ। आपको मालूम है E1 यहाँ अपान के रूप में लिखेंगे, इस वैल्यू को रखेंगे, जस्ट पलट जाएगा, तो क्या आएगा हमारा 4 पाई एप्सिलॉन 0 RQ अपान 2P कॉस थीटा। अब आप लोग देख रहे हैं 4 पाई एप्सिलॉन 0 से ये 4 पाई एप्सिलॉन 0 कैंसिल हो सकता है, ये RQ से ये RQ कैंसिल हो सकता है, इस P से ये P कैंसिल हो सकता है। तो हमारा क्या आएगा साइन थीटा अपान 2 कॉस थीटा। तो इसको लिख देते हैं हम, tan अल्फ़ा का वैल्यू क्या आया हमारा साइन थीटा अपान 2 कॉस थीटा। तो ये हमारा रिजल्टेंट डायरेक्शन आया।